So, hello everyone, welcome to our fresh and amazing new interview podcast with Advocate मंजीत कौर मटानी मैम। स्वागत है आपका। मैम क्रिमिनल लॉयर हैं, तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे मैम के साथ। एडवोकेसी के बारे में भी जानेंगे, जो स्टूडेंट्स यंग यूथ देख रहे हैं, जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए भी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ भी आगे आपको काफ़ी सीरियस केस स्टडीज़ जानने को मिलेंगी, जो आपको भी अवेयर करेंगी और आप लोग भी जान पाओगे कि क्या क्या चीज़ें सोसाइटीज़ के अंदर चल रही हैं जो हमें भी नहीं पता चल पाती। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी यंग यूथ आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल उनका ये रहता है कि हम एडवोकेसी में आना चाहते हैं, हम लॉयर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एक बच्चे का, और कौन सी क्लास से स्टार्ट कर सकता है, वो क्या स्टार्टिंग हो सकती है? एक्चुअली पहले तो इसके लिए आपको पक्का इरादा होना बहुत ज़रूरी है। राइट। क्योंकि सबसे पहले अगर हम पावरफुल चीज़ देखते हैं तो वो हमारा लॉ है। लॉ सबसे ज़रूरी जो है जुडिशरी है। यस। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप 12th से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट के थ्रू देना चाहते हैं तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। यस। तो अगर आप 12 के बाद करना चाहते हैं तो BA LLB हमारे पास ऑप्शन रहता है। अदरवाइज़ अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो हमारे पास LLB का ऑप्शन है। यस। प्लस आप उसको प्रैक्टिस के साथ में आप LLM भी कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हम राइट। प्रिपरेशन कर मैम, ये जो आपने लास्ट में टर्म बताई LLMB, इसके बारे में आप बताएंगे ये क्या है? LLM एक्चुअली LLB जिस तरह से हम कहते हैं ग्रेजुएशन है, Yes. उसके बाद हम क्या करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। राइट। उसी प्रकार से हम LLM करते हैं। जो Okay. हमारा प्रैक्टिस होता है वो साथ साथ चलता है। राइट। तो हमको एक हायर सर्टिफिकेशन मिल जाता है राइट। कि हम LLM हमने किया है। यस। तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट वगैरह में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर हाई कोर्ट तो आप LLB के थ्रू भी कर सकते Right. हैं, बट अगर आप LLM करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। सो मैम, जैसे कि अब एक स्टूडेंट ने सोच लिया, ये वो एक माइंडसेट क्या रहना चाहिए एक स्टूडेंट का अगर वो एक लॉयर बनना चाहता है तो? देखिए, मेरा अगर मानना है ऐसा कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ, Okay. पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, प्लस मैं 10th से UPSC की प्रिपरेशन कर रही Okay. थी। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। राइट। अब UPSC में नहीं हुआ, मतलब आपने एक पावर का सपना तो देख ही लिया। राइट। अब वो पावर को आप किस तरह से, अब लॉ से बड़ा कोई पावर नहीं। पावर नहीं है। अब मुझे ये लगा कि अगर मुझे समाज में उतरना है, अगर मैं एज अ कलेक्टर नहीं उतर रही हूँ, तो अगर मैं एज अ लॉयर उतरूँ तो फिर राइट। ना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो यूथ को भी अपने अंदर ये चीज़ रखनी चाहिए कि इस चीज़ में पैसे के साथ में एक पावर भी है। पावर भी है। और जब वकील बोलता है तो कोई नहीं बोलता है। राइट। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको बोलना है तो इसके लिए अगर आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं। राइट। सो मैम, जैसे इस फील्ड में जो भी फीमेल्स आती हैं, गर्ल्स आती हैं, तो क्या उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? क्या बोलते हैं, जो अपने मेल एडवोकेट्स हैं उनके अंडर में अगर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसा दबाव, प्रेशर कुछ? कभी कभी कोई दबाव प्रेशर नहीं होता है। राइट। इवन आप जब जैसे मैं हाई कोर्ट जाती हूँ फिलहाल, बट शुरुआत के दौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जाती हूँ। यस। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है, क्रिमिनल्स रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। अब आप ये सोचिए कि जो एक लेडी है जो इतनी पावरफुल है कि क्रिमिनल्स के साथ में जा रही है, या अपनी एक अलग लॉबी लेकर के जाती है, यूनिफॉर्म में है, तो उसको एक अंदर से पावर महसूस होता है। जब आपके अंदर वो पावर महसूस होने लगेगा तो आप ना ही किसी से दब सकते हैं और ना ही आपको कमज़ोर फील हो सकता है। और मुझे लगता है जो हमारे लॉयर्स की लॉबी रहती है उनमें इतनी यूनिटी रहती है कि आप किसी भी तरह से इनसिक्योर फील नहीं कर सकते। यस यस। मतलब आप मान लीजिए आप मेल लॉयर हैं और मैं फीमेल लॉयर हूँ, तो हम लोग एक दूसरे सामान्यता ही रहेंगे। राइट। वो भेदभाव कभी नहीं होता है इस फील्ड में। मैम, वैसे ऐसा सुनने में भी आता है कि जो वकीलों की एकता है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ये बात एक वकील जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ हज़ारों वकील इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात एक्चुअली बहुत सत्य है कि अगर किसी एक वकील को परेशानी गई तो सभी एक साथ आ जाते हैं। राइट। तो हमारे अंदर यूनिटी बहुत है। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये चीज़ ना ही पुलिसिंग में होती है,
और ना ही किसी और अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें और तो प्रोफेशन में भी इस तरह नहीं की एकता नहीं होती है। बट अगर आप लॉयर्स की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी लॉबी बहुत अच्छी बने और हम कहीं फंस जाएं, तो हमको उस चीज़ में मदद कौन कर सकता है, तो वो है लॉयर्स का। राइट। एंड मैम मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए लॉयर एंड एडवोकेट में डिफरेंस। लॉयर एंड एडवोकेट में एक्चुअली जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड इसमें काम करते हैं तो एक्चुअली हम तब एडवोकेट कहलाते हैं। जब हम प्रैक्टिस एक्चुअली हमारी बढ़ती जाती है तो हम एज अ लॉयर एंड वो उसका भी रहता है मैम, जब बैंड मिल जाता है तब आप एडवोकेट कहलाते हो, जब आप रिप्रेजेंटेबल होते हो। जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तब आपको उसके बाद आपको बैंड मिलता है, जब आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक्चुअली आप अगर पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के या एलएलबी के दौरान ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ताकि हमको उसके बारे में जानकारी मिलती रहे, मिले और प्रैक्टिस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। बैंड नहीं मिलता है। जब आप पूर्णतः एलएलबी कर लेते हैं तब आपको बैंड, एंड विदाउट बैंड आप रिप्रेजेंट भी नहीं हो सकते कोर्ट के अंदर। आप कोर्ट्स जा सकते हैं बट आप हियरिंग्स वगैरह नहीं दे सकते। आप वैसे तो कोर्ट जा सकते हैं, हाँ, फॉर एक्सपीरियंस या नॉलेज के लिए। वहाँ पर जो भी केसेस रहते हैं आप केस स्टडीज कर सकते हैं, आप फाइल्स पढ़ सकते हैं, राइट। और अपने सीनियर के साथ जाके डिस्कशन कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, राइट। बट आपको अपीयरेंस के लिए या ड्राफ्टिंग के लिए आपको बैंड होना ज़रूरी। सो मैम एक सबसे बड़ा चैलेंज एक स्टूडेंट के लाइफ में आता है जब वो एक अपना लॉ परस्यू कर रहा होता है, स्टडीज़ परस्यू या प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है, उसको इंटर्नशिप लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इंटर्नशिप के लिए एडवोकेट्स को कैसे अप्रोच किया जाए, आप बता सकते हैं प्लीज़? ऐसा इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाती है। अगर आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले तो आप एक अच्छा फर्म देखिए, जिनको काफ़ी हद तक नॉलेज है उसका, फील्ड का। और आजकल तो बहुत इजी हो गया है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी को डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे, कितने टाइम तक एक जो स्टडी करा है, अब बच्चा निकला है तो उसको कितने टाइम तक एटलीस्ट सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहिए और एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ? क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं जल्दबाजी करते हैं करने में कि हमें बैंड मिल जाए, हम तुरंत अपना हियरिंग स्टार्ट कर दें। तो ये सब आप क्या गाइड करना चाहेंगे इस वे में? देखिए, मैं आपको एक बात सच्चाई से बोल देती हूँ कि अगर आप लॉ चूज़ करते हैं तो आपकी पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। आपको उम्र भर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि हम सोने को जितना तराशेंगे वो उतना और निखरेगा, राइट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप और निखरेंगे, राइट। या आप जितना सीनियर के अंडर में रहेंगे। अभी मेरे हिसाब से माने कि आप कहीं ना कहीं अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स आप दीजिए। ओके। उसके बाद आपको फिर भी कहीं ना कहीं हमको सीनियर्स की हेल्प लेना पड़ती है, राइट। ओके। सो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी गाइडेंस मिली कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो और उसके बाद आगे परस्यू कैसे कर सकते हो। और इंटर्नशिप के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं कि हम अप्रोच कैसे करें। एक हेजिटेशन रहते हैं ना, हम सीनियर के पास जाके क्या बोले, क्या चीज़, तो एक अप्रोच कैसे? आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है और उनको देना है और वो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और आप सिलेक्ट होंगे। आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि हाँ लिया जाना चाहिए, तो आपको लिया जाएगा। यस। एंड मैम जो जितनी भी गर्ल्स आपको देख रही हैं, गर्ल्स कैंडिडेट्स देख रही हैं, वो इस फील्ड में आना चाहती हैं और कहीं ना कहीं माइंड में एक ऐसा है, जैसे पुलिस और वकील को लेके, एक प्रोफेशन को लेके माइंड में ऐसा रहता है कि कभी भी अपने ऊपर भी कीचड़ उछल सकता है, या मतलब ये फील्ड ऐसा लगता है उन्हें मैसी लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो गर्ल्स को आप क्या बोलना चाहेंगे जो आगे नहीं बढ़ रही हैं डर के वजह से? देखिए, पुलिस और वकील ये दोनों का कहा जाता है कि मेल संभव नहीं है, राइट। बट हम एक ही घर में रहते हैं, राइट। तो और जो आपने बात करी कीचड़ उछलने की, तो महिला तो हर दिन संघर्ष झेलती है। वो जब पैदा ही होती है तो बोला जाता है कि अरे बेटी हुई है, yes. तो क्यों ना तुम पावर में निकल के बाहर आओ। yes. तुम्हारे पास पावर कैसे आएगा? चाहे तुम पुलिस में जाओ, चाहे तुम वकील बनो, तुम्हारे पास वो पावर है। अब आपको
हिस्ट्री बदलनी है तो उसके लिए आपको पावर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमको वो भूलते हुए इस फील्ड को चूज करना चाहिए और वो पावर को अर्जित करना चाहिए। राइट। एंड जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं आज और जिनकी बेटियां हैं और वो डरते हैं अपनी बेटियों को इस फील्ड में भेजने से, उनके लिए क्या आप उनको एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगी? देखिए, पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। राइट। अभी ज़माना बदल चुका है। अभी ज़माना है कि आप अपनी बच्चियों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि आप खड़ी रहेंगी तो वो बोल पाएगी, तो आपका साथ देना बहुत ही आवश्यक है। और जब आपकी बेटी वो बैंड पहन के और वो कोट पहन के आएगी तो आपको बहुत गर्व महसूस होगा। अच्छा, हाई कोर्ट में दो कोट्स रहते हैं हमारे, एक लॉन्ग कोट भी होता है। राइट, यस। तो जब आप उसको उस यूनिफॉर्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी बेटी ने कुछ किया है, तो उसके लिए आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। लाल जोड़े में तो हर कोई अपनी बेटी को देखना चाहता है, बट अगर उसके पहले सोचिए, अगर उसके पास पावर आ जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। राइट। सो मैम, मैं आपके एक्सपीरियंस के या आपकी जर्नी से अगर रिलेट करना चाहूँ तो आपको अपनी इस जर्नी में कौन सा ऐसा चैलेंज है जो फेस करना पड़ा? या बहुत स्मूथली तो किसी की लाइफ नहीं चलती, देखिए मैम, तो कौन सा ऐसा चैलेंज होता है जो एडवोकेसी या लॉयर बनने में बीच में आता है और जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है? आपकी तरफ से कोई भी एक टिप। देखिए, मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, राइट, प्लस एक अधिकारी की वाइफ हूँ, यस, प्लस एक वकील हूँ। तीनों ही फील्ड इतने हैं कि मुझे हर तरह से कहीं ना कहीं से प्रेशर आता है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स हमारे पीछे रहते ही हैं। यस। प्लस मीडिया भी कोई भी छोटा पॉइंट हो तो उसको उठा लेती है। तो मेरे साथ ये हुआ कि पहले जब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया, जब मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रही थी, तभी मेरा ये था कि अगर मैं कलेक्टर बनती हूँ तब पब्लिक के बीच जाऊँगी, बट मेरा सिलेक्शन तब हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सोशल वर्क करके ही जनता के बीच जाएंगे। तो राजाओं के पेट में दर्द होने लगा। अभी तब मैंने ये सोचा कि एक पावर और लिया जाए कि लॉ किया जाए। यस। तब मैं, शायद कोरोना काल चल रहा था उस समय पे, और मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी। ओके। उस प्रेगनेंसी के दौरान और उस टाइम पे भी मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी फील्ड में आपको तकलीफ जाएगी ही जाएगी। yes. हर तरह से जाएगी। अगर ये लोग बोले कि ये तो आईपीएस की वाइफ है, इनको तो कोई परेशानी नहीं गई, बट आप अगर अंदर देखेंगे तो बहुत सारी परेशानियां होती है और बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो हमको उस चीज़ से लड़ते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है। राइट, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लाइफ में। राइट, क्योंकि ऐसा मैम लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि ये तो अरे आईपीएस ऑफिसर का बेटा या बेटी आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है, इनको तो क्या दिक्कत होगी, इनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट एक रियलिटी आपको यहाँ पे पता चल रही है। आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम्स जो है वो छोटे लेवल के नहीं, बड़े लेवल के प्रेशर्स और ये सब हैंडल करने पड़ते हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, वो केस जो था हमारा, एक बच्ची थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेक्स वर्कर्स के लिए काम करती हूँ। यस मैम। तो अराउंड 7 to 8 इयर्स की बच्ची थी वो, तो उसका रेप हुआ था। ओके। तब मैंने नागपुर में हम पोस्टेड थे। ओके। तो उसकी मदद कोई कर नहीं रहा था। मतलब हम बात करें कि पुलिस कोई मदद करे या किसी प्रकार से उसको किसी एनजीओ के थ्रू कोई मदद मिले। जब मैंने प्रश्न पूछा कि इसकी मदद क्यों नहीं की जा रही है, तो बोले ये सेक्स वर्कर की बच्ची है तो इसके साथ तो होना ही था। तब वो मेरे लिए बहुत दिल दहला देने वाला था कि ये चीज़ तो बहुत ही गलत है इसके साथ हो रही है। तब फिर वहाँ पर जितनी मेरी लॉबी थी, जो मेरे सीनियर्स थे वगैरह, तो मैंने उनको बोला कि इस चीज़ पे हमको काम करना चाहिए और उसको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी बच्ची है। वो मेरा एक ज़िंदगी का केस ऐसा था, जब भी मैं उस बच्ची को देख रही थी तब मैं प्रश्न उठा रही थी अपने आप से कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। उसकी आंखों में देख के मुझे लग रहा था कि उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा था। वो मेरे लिए बहुत ही दिल दहला देने वाला था। और फिर उसके बाद हमने अपना प्रोसीडिंग्स चालू किया और फिर वो जो आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया। अब फिर उसको पनिशमेंट। तो मैम काफ़ी सेटिस्फाइंग जॉब भी है ये।
कहा जा सकता है, एक तरह का सुकून है कि हाँ हमने किसी को न्याय दिलाने में मदद करी है। राइट। तो मैम जब जैसे आपको इस तरह की चीज़ें पता चल जाती हैं तो आपका भी पर्सनल मेंटल हेल्थ थोड़ा हिल जाता है कि यार ये भी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी के अंदर? मेरा दो तरफ से हिलता है। ओके। एक्चुअली घर पे पुलिस और बाहर लॉयर। तो हमारे यहाँ अगर मान लीजिए शहर में मर्डर होता है तो वो घर पे बात आती है कि मर्डर होता है। मैं हर दिन जब सुबह उठती हूँ तो मैं बोलती हूँ शहर में मर्डर नहीं होना चाहिए। मैं ईश्वर से ये मनाती हूँ। तो मैं दोनों तरफ से ही होती है। और हम जब कोर्ट जाते हैं तो आप क्रिमिनल्स को देखते हैं, आप नए नए केसेस इस प्रकार के देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हर तरफ से एक नेगेटिव ऑरा रहता है। बट मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है कि किसी के पास खाकी वर्दी है और किसी के पास काला कोट है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। और कुछ लोगों को ईश्वर चुनिंदा बनाते हैं जो लोगों की परेशानियां झेल लेते हैं। मुझे लगता है हम दोनों उनमें से एक हैं। ओके। सो मैम जैसे आपने बताया कि जो केस हुआ था बच्ची का, ये उसके बाद सॉल्व हुआ और जब आपको पता चला है कि हाँ ये फैसला आया है, जब प्रोसीडिंग्स हुई तो आखिर में क्या फीलिंग थी? और आप मिले हो बच्ची से और उसकी मदर से क्या? मैं वो बच्ची से हर रोज़ मिली हूँ। ओके। और अभी जिस दिन ये चीज़ हुई तो मैं घर आकर के अपनी पर्सनल चीज़ बताती हूँ। उस दिन बहुत रोई क्योंकि मेरा शुरू का दौर था प्रैक्टिस का। तो आप जब शुरू के दौर में जाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ। ओके। तो जो छोटी बच्ची है तो मुझे उसका जब वो चीज़ हो गई, जब उसको पनिशमेंट मिल गई, तब उस दिन मुझे थोड़ा इमोशनल हुई और मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि मुझे आपने इस काबिल बनाया है कि मैं किसी को न्याय दिला सकूँ। राइट। सो आप देख सकते हो कितना सेटिस्फाइंग ये जॉब मैम, जैसे कि उस बच्ची की पढ़ाई मैं ही करवा रही हूँ। ओके। सो देख सकते हैं आप कितना अच्छा काम भी कर रही है मैम साथ साथ। और मैम जैसे कि ये सेटिस्फाइंग जॉब भी है और एक तरह से बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी अर्निंग वाला भी ये प्रोफेशन है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एक लॉयर और ये मतलब कितना पोटेंशियल है इसमें अर्निंग का? देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। राइट। आप इनिशियल डेज में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लाख महीना आपका कहीं नहीं गया। राइट। यस। एंड जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, राइट, उस हिसाब से आपकी उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी उस हिसाब से। और मैम जैसे हम एक बेल मैटर होता है। मान लीजिए हमको बेल करानी है। राइट। तो जितना बड़ा मैटर होगा तो हम एक बेल के अराउंड 25,000 या 50,000 हम एक बेल के लेते हैं। तो वो आप जिस हिसाब की आपकी प्रैक्टिस होगी, जिस हिसाब का आपका केस होगा, राइट, सिविल मैटर्स अलग होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स अलग होते हैं, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। राइट। एंड मैम जैसे कि हमने सुना भी है कि काफ़ी सारे जो एडवोकेट्स होते हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, वो एक फ़ाइल रीड करने के भी चार्जेस लेते हैं कि मैं फ़ाइल भी तभी पढ़ूंगा जब ये चार्जेस। फाइल रीड करने मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं जिनके साथ मैं रही हूँ, वो केस समझने का या फाइल पढ़ने का ही 10,000 रुपीज़ या उससे अबव लेते हैं। राइट। तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग है, प्लस आपके पास एक पावर आ जाता है, तो एक अच्छा एक्सपोजर भी रहता है इसका। अच्छा एक्सपोजर रहता है। और जो जितने भी यंग अभी लॉयर्स हैं हमारे साथ, वो ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि अरे ये तो इंजॉय नहीं करते होंगे, वो लाइफ भी इंजॉय करते हैं। सैटरडे उनकी पार्टीज भी होती है सभी लॉयर्स की। तो एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है आपको। इवन मेरे घर में पहली लॉयर हूँ, तो मुझे देख के मेरी सारी कजन्स अभी लॉ पढ़ रहे हैं। ओके। तो मैम जैसे आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स दी स्टार्टिंग में, और जो अभी लॉ पर से उनके लिए, अब जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप? उनके लिए टिप एक्चुअली क्या रहता है, जब हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तब हम इतने सीरियस नहीं होते हैं। मतलब हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, अभी तो बहुत समय है, बहुत आराम से हो जाती है चीज़ें। बट मुझे लगता है कि हम जितना उसके अंदर घुसते जाएंगे, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही हम निखरते जाएंगे। तो जो अपीयरेंस रहती है वहाँ पर, जो हियरिंग्स रहती हैं, आप उसको हर रोज़ जाइए। आप भले आपकी उस दिन आपके सीनियर की डेट हो चाहे नहीं हो, बट स्टिल आप
जाइए में जाइए और जितने भी हियरिंग्स हैं उसको सुनिए और केस फाइल्स पढ़ लीजिए, पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए और अपने आप को हर दिन अपडेट रखिए। यस, तो आप देख सकते हो जो यंग लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जो अभी फ़िलहाल आए हैं, उनके लिए भी मैम ने कितनी अच्छी टिप दी। तो मैम जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने में दिक्कतें होती होंगी काफ़ी ज़्यादा। फैमिली मतलब अगर आप देखते हैं तो मेरी छोटी बच्ची है 4 साल की, तो हमको जैसे अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हमारा टाइम डिसाइडेड नहीं होता है, प्लस कोर्ट से अगर हम आ भी गए हैं तो हमको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, केसेस पढ़ने पड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बट हमको उसका एक अगर हम उसको मैनेज करके चलते हैं तो वो संभव भी हो जाता है। एक्चुअली आप देखेंगे आजकल जैसे ड्राफ्टिंग है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, फाइल अगर आपको स्टडी करनी है तो वो चीज़ आप घर पे कर सकते हैं, तो उस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज हो जाती हैं, वो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जैसे कि बोला जाता है। तो मैम अब जैसे आ जाते हैं, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस देखते हैं, ये डाइवोर्स वगैरह के भी, तो जैसे कि आजकल डाइवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब हर दूसरे घर में डाइवोर्स हो जाता है ईजिली। तो मैम आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या सिनेरियो है, मतलब क्यों हो रहा है ये, और अपनी पसंद से शादी करने के बाद भी हो रहा है, लव मैरिजेस में भी हो रहा है, क्यों? एक्चुअली मुझे लगता है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला है अभी जो यंग जनरेशन है, एंड एक्चुअली हर कोई करियर ओरिएंटेड है, तो वो लोग मुझे लगता है कि एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं बोलूँगी, कभी कभी ईगो सामने लेकर के आ जाते हैं। तो हमको ये समझना है, जैसे सर है, मतानी सर है, तो ही वाज द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर एट दैट टाइम। फिर मैंने भी लॉ किया, मेरा भी नाम हुआ, समाज सेवा में भी नाम हुआ, बट कभी हमारा झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो हमारे रिश्ते में खटास आएगी। हमको उस चीज़ को देखना है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट तो लेके चलिए, समाज में भी काम करिए, नाम भी बनाइए, बट रिश्ता अगर आपको रखना है तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। तो मैम जैसे ये इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, आपके पास केसेस आते हैं, तो जैसे कि लोगों को लगता है कि यार वकील के पास जाओगे वो तो यही बोलेगा अपनी फ़ीस बनाने के लिए कि हाँ चलो डाइवोर्स कर लो ये वो, बट मैंने देखा है काफ़ी जो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो कंसल्ट भी करते हैं बुला के कि हाँ ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ये चीज़, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यही बताने वाली थी कि जब भी मैं ऑफिस में रहती हूँ और मेरे पास कोई डाइवोर्स का केस, पहले तो हम सीनियर के साथ में थे, तो मुझे लगता था कि कहीं मेरा सीनियर पकड़ न ले कि ये उनको समझा रही है करके, तो मैं उनको यही बोलती थी क्यों डाइवोर्स लेना है, क्या परेशानी है, तो बोले मैम उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे शक है। तो उनका तुम शक को दूर करो, क्योंकि भले ही कहा जाता है 3 जगहों से बच के रहना चाहिए, एक वकील, एक पुलिस स्टेशन और एक हॉस्पिटल। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप पुलिस स्टेशन या कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने से पहले अपने रिश्ते संभाल लीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लॉयर्स जो है इसके लिए काम करते हैं कि मत पड़िए इन चक्करों में, आप अपना घर संभाल के रहिए, क्योंकि इसमें जब रिश्ते के अंदर जब हम लॉ ले आते हैं या तो बिगड़ जाता है वो पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है। राइट, मतलब मैं कहूँगी आप 4 लोग को बैठा करके वो रिश्ता संभाल लीजिए, बट कोर्ट में स्टेशन की सीढ़ी मत चढ़िए। राइट, यस। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइन मैम ने आज की जनरेशन के लिए भी और इन सब के लिए भी ये चीज़ें मैम ने बताई हैं कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि कोर्ट जाने से पहले अगर आप घर में वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर। मैम जैसे कि बहुत जजेस के भी हमने जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे, जजेस भी बहुत बार बोलते हैं कि आप लोग आपस में कुछ टाइम रह के देख लो, टाइम भी दिया जाता है मैम कभी कभी। हाँ, वो तो डाइवोर्स से पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा रहता है कि देखिए अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो आपको काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। राइट, अगर वहाँ से कुछ नहीं होता है तो केस हमारे पास कोर्ट में आता है। बट हमको ये आपके पास सिनेरियो है रहता है कि आप कुछ समय एक साल तो भी आप साथ में रह के देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। राइट, तो लॉ
या पुलिस स्टेशन, आप ये समझिए कि आपको एक करना चाहते हैं, तो आप अलग मत होइए। अलग मत होइए। देखिए आप कितनी अच्छी मैम ने बात बोली। और मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अब हमारा लॉ थोड़ा बायस्ड है फीमेल्स की तरफ थोड़ा, मतलब क्योंकि आजकल बहुत फीमेल्स की तरफ ही जा रहा है हर एक चीज़, मेल्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकल ही नहीं रही हैं। काफ़ी सारे हम भी एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स के साथ बातचीत करते रहते हैं लगातार, तो उनसे भी हम ये बात करते हैं। तो आपको लगता है कि फीमेल्स की तरफ थोड़ा बायस्ड है, मतलब कहीं ना कहीं? मुझे बायस्ड तो आप ये नहीं कह सकते थी कि संविधान बायस्ड है। मुझे लगता है कि महिलाएं इसका गलत उपयोग कर रही हैं, राइट। ये टर्म कहना सही रहेगा। ओके। कि हम संविधान पे प्रश्न नहीं उठा सकते, हम ये कह सकते हैं कि उसका गलत उपयोग ना किया जाए। जो फीमेल्स मैम इस चीज़ का गलत उपयोग करने का सोच भी रही हैं या क्या है? वो जिस तरह के हम केसेस देखते हैं कि हस्बैंड कुछ नहीं भी कर रहा है तो आप उन पे डाउरी केसेस लगा देते हैं, उन पे इस तरह के कि हम पे डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है। तो वो चीज़ एक मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस मेल के लिए कितना मेंटल टॉर्चर हो जाएगा, राइट। वो किस धारणा में होगा कि मैं इसके साथ सॉर्ट आउट भी किस प्रकार से करूं। तो कृपया करके इस तरह की चीज़ करके अपना घर नष्ट नहीं करिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर्ट और पुलिस की सीढ़ी चढ़ने से पहले आप घर में ही अपना एकता लेके आइए, या घर पे ही आप अपना संवाद करके सॉल्व करिए, राइट। एंड मैम आप भी जो थोड़ा नया संविधान भी आया है और काफ़ी सारे मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे लॉ में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, राइट, कि जैसे डाउरी केस अगर कोई डालता है, अगर गलत डाला है तो फीमेल के ऊपर भी एक्शन होगा इस बार। देखिए अभी चेंज नहीं हुआ है, संविधान अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज होता रहता है, नए नए केस स्टडीज के थ्रू अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो उसके साथ में जब देखा गया कि महिला जो है इसका गलत उपयोग कर रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी मेल्स जो है उनका भी सपोर्ट हमारा संविधान कर रहा है। इवन मैंने देखा है कि जो हमारे SC ST एक्ट्स भी जो है इनका भी बहुत ही गलत उपयोग होता था। मान लीजिए अगर आपने किसी को कुछ नहीं भी बोला है तो वो आप पे ये धारा लगा देते थे, बट अभी कहीं ना कहीं कोर्ट इसको लेकर के अमेंडमेंट्स करती जा रही है कि कहीं उस पे गलत उपयोग ना किया जाए, राइट। क्योंकि मैम अभी सोशल मीडिया पे कुछ वायरल भी हो रहा था बीच में कि एक लेडी थी, उसने काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर सेम केस सेम उसके वो लगा दिया, तो जो जज था उन्होंने सब खारिज कर दिया था कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मैम जैसे कि अब आपने बताया कि हाँ आपने चीज़ें सॉर्ट करी कि घर में ही आप लोग सुलह कर लो इस चीज़ की ये वो, बट जैसे अगर किसी के साथ सच में हो रहा है ये चीज़ें ये वो और बाहर नहीं निकल के आ पाती, कुछ फीमेल्स होती हैं, या आजकल तो मेल के साथ भी मैम डोमेस्टिक वायलेंस देखा जाता है बहुत जगह, हाँ अधिक हो चुका है वो चीज़। हमने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जब हम लॉबी में बैठते हैं तो इस प्रकार के केसेस भी होते हैं कि फीमेल उनको मारती भी है, राइट। फीमेल भी मारती है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करती है कि इसको मार। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान ने छूट दी है, राइट। तो वो महिला होने का फ़ायदा उठाते हैं, राइट। ये चीज़ गलत। एंड मैम जो एक टर्म है एलिमनी करके नाम, वो थोड़ा बताएंगे क्या है? एलिमनी एक्चुअली रीज़न ये भी है जो इसका भी बहुत गलत उपयोग होता है एलिमनी अमाउंट को लेकर के। उनको ये रहता है, देखिए मैं आपको पर्सनली बताऊं तो कुछ फीमेल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, जितने मैंने केसेस देखे हैं, तो उनको ये लगता है कि यहाँ से तो मैं किसी प्रकार के उनके आरोप लगा करके उनसे डाइवोर्स ले लेती हूँ, प्लस जो अमाउंट है वो भी मुझे मिल जाएगा और जो मेरा मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि हमारे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और जो मेल होते हैं जिन पे ये केस दायर होता है उनको बहुत अधिक मेंटल प्रेशर होता है, राइट। तो उसका पूरी फैमिली लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये ज़रूरी होता है कि मैम एलिमनी देना, जैसे अगर फीमेल जो है वो खुद भी वर्क कर रही है तब भी एलिमनी इज इम्पोर्टेंट, मैंडेटरी? एक्चुअली जब मेंटेनेंस के लिए अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो हमको एलिमनी देना पड़ता है अमाउंट। अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो कोर्ट उस बेसिस पे आपको करेगी। आफ्टर डाइवोर्स। इफ फीमेल इज वर्किंग ऑल्सो,
नहीं, अगर फीमेल मेंटेनेंस अगर वो कर सकती है, अगर आपकी देने की क्षमता नहीं है तो कोर्ट बोलेगा नहीं आपको कि नहीं नहीं आपको तो इतना देना ही पड़ेगा। अगर आपकी क्षमता है तो ही आप दे दीजिए, नहीं तो कोर्ट उस हिसाब से डिसाइड करेगी आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, आपका जॉब कितना, आप किस प्रकार का जॉब कर रहे हैं, तो वो सारा एनालिसिस करके। तो मैम जो लड़के हैं मेल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, वो कैसे सेफ रह सकते हैं इन सब चीज़ों में? आपके कुछ टिप्स? सेफ ऐसा बोला जाता है मैम, जैसे काफ़ी सारे एडवोकेट्स के हमने ऑनलाइन सुने थे पॉडकास्ट, वो बोलते हैं कि अपने नाम पे आप लोग कोई प्रॉपर्टी मत रखिए, है ना, क्योंकि उस पर और हाँ एक और चीज़ मैम टर्म, हाँ एक और टर्म सुना है मैम कि जो वाइफ होती है वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, उसमें रहने का हक मांग सकती है आपसे। देखिए मैं आपको यही मेल्स के लिए अगर कहा जाए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हर चीज़ में अगर आप पर्सनल मेरी राय लेते हैं, हर चीज़ में अगर हम दिमाग लगा के काम करेंगे तो हमारा घर नहीं बच पाएगा, या हम रिश्ता नहीं संभाल सकते। अगर आप मेरी बात करें तो मैं कहीं ना कहीं पुलिसिंग कम से कम 7-8 वर्षों से देख रही हूँ, और ये लॉ की फील्ड 2 से 3 वर्षों से देख रही हूँ। बट अगर आप बोलेंगे कि आप इसको परिवार में लाते हैं क्या, तो मैं तो हर दिन शक करूँगी। मैं तो हर दिन शक यस। तो या अगर आप देखें कि मतानी साहब अगर आते हैं कि वो हर दिन इस चीज़ को लेके आएंगे पुलिसिंग घर पे, तो फिर तो लीगल फाइट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे घर के अंदर। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेल्स होते हैं उनको भी फीमेल को थोड़ा समझ के चलना चाहिए। अगर कोई परेशानी जा रही है तो आप उसको वक्त दीजिए। अगर हम घर पे ही चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है तो आप फिक्र मत करिए, हमारा संविधान है जो आपका सहयोग करता है। सो बस इसका गलत इस्तेमाल मत करिए। जो रिश्ते हैं उनको रिश्ते की तरह लीजिए, ईगो को थोड़ा कम करिए। और एंड मैम कुछ जो क्या बोलते हैं न्यू गर्ल्स हैं, या कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है वाइफ्स को कि हाँ हम अलग हो गए तो इसकी प्रॉपर्टी सारी मेरी हो गई, तो ये जो टर्म है एक, वो आप समझाएंगे कि सिर्फ वो रहने का हक मांग सकते हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती हस्बैंड की? एक्चुअली जो उनके नाम पे है, जो हस्बैंड के नाम पे है, आप उन पे उसका हक ले सकते हैं। और उनकी आप पूरी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सब कुछ उसका हत्या लें और उसको बिल्कुल बेघर कर दें। तो आप ये गलत सोचती हैं, इस प्रकार की चीज़ नहीं है। आपका पहले देखा जाएगा कि आपके हस्बैंड के पास किस तरह की चीज़ें हैं, उस हिसाब से ही आपको संविधान के थ्रू वो चीज़ आप देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि पूरा बायस्ड है। अगर जितने भी बॉयज़ देख रहे हैं, मेल्स देख रहे हैं, उनके साथ भी कुछ होता है तो वो भी जस्ट अपना एक स्टैंड ले सकते हैं, संविधान उनके साथ भी खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो मैम ऐसी कोई और केस स्टडी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो आपने कंसल्ट किया हो, कभी समझाया हो हस्बैंड वाइफ का? जब हमारे पास कोर्ट में केसेस आते हैं ना, मान लीजिए आपके पास केस आया है तो हम वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो हमको तो बहुत अधिक केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो कोई ऐसा देखने को मिला हो मैम आपको लग रहा हो कि ये तो सामने सामने झूठ बोल रही है लेडी, कोई झूठा ही कुछ ऐसा कभी देखने को मिला आपको? अब देखने को मिलते होंगे वैसे अधिकतर मिलते हैं। मतलब आप मान लीजिए 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो झूठी बातें तो मैम मतलब वो अपने साइड का आपको नहीं बताते हैं, वो दूसरे के साइड का ज़्यादा बताते हैं। बट हम लॉयर्स हैं, हमको उनका सहयोग करना है। और मैम एक तरह से क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबसे बड़ा किसी तीसरे की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अभी जो देखा जा रहा है, पहले रीजंस कुछ और होते थे। पहले अगर हम एनालिसिस करें तो पहले कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीज़ें होती थी पहले। अभी क्या हो गया है, इसका रीज़न ये हो गया है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बिजी हो चुके हैं, जिस वजह से उनका बातचीत कम, मिलना कम है और साथ में रहना थोड़ा कम हो गया है, जिस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफ़ी हो चुके हैं। तो ये रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न हो चुका है। राइट। तो इस पे क्या आप फीमेल्स के लिए क्या टिप देना चाहेंगे उनको, मतलब क्या एक सजेशन एडवाइस देना चाहेंगे? सजेशन ये है कि जो आपका हस्बैंड है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर आप हमारे में एक पुरानी कहावत है कि अगर एक हस्बैंड आपका पहला साथ नहीं दे तो दूसरा हस्बैंड साथ नहीं दे सकता। तो ये आप मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि आपका कोई सहयोग करेगा। राइट। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपना
समय अपने आप को लगाइए। अगर जो समय आप ये क्वालिटी टाइम नहीं, क्वांटिटी टाइम मत देखिए, क्वालिटी टाइम देखिए। अगर वो 10 मिनट भी आपको दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक है। और अगर नहीं दे पाते हैं तो आप चीज़ें उसको एनालिसिस करिए कि क्यों हो रहा है। हो सकता है हमारी कोई गलती हो उस चीज़ में, बट ये रास्ता अपनाना मुझे लगता है कि घातक हो सकता है। राइट, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आप मेंटली बहुत ही वीक फील करेंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपके बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब करने से अच्छा है कि आप पारिवारिक एकता बनाए रखें और सूझबूझ करके रिश्ता चला लें। एट लास्ट मीन्स कोर्ट की सीढ़ी ना ही चढ़ो, ना पुलिस स्टेशन जाओ, दूर ही रहो इन सब चीज़ों से, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और मैम आपने जैसे बताया आप राजनीति में भी आना चाहती हैं या इंटरेस्ट है आपका, उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। राजनीति में एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ। मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता को या सामाजिक काम करने वाले को राजनीति में ही आना है। बट जब मैं देखती हूँ कि जैसे मैं नशा मुक्ति पे काम करती हूँ, मैंने करीब 3 से 4 गांव ऐसे हैं जो नशा मुक्त किए हैं पूर्णतः। ओके। पूर्णतः हमने नशा मुक्त किया है। प्लस जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए काम किया है। जब आप इस गांव में या इधर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लोगों को नहीं मिलता है, महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, तब मुझे लगता है कि जिनके पास पावर है वो ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको आगे आना चाहिए इसमें। हाँ, उनको वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आप 5 वर्ष में एक बार जनता के समक्ष जाते हैं, तो वो मुझे वो रीज़न नहीं समझ आने के उस पे लोगों ने बोला कि आपको इस चीज़ में आना चाहिए। राइट। बट मुझे लगता है कि मेरे लिए यही बहुत हो जाता है कि मैं जनता के समक्ष जाती हूँ, उनकी परेशानियाँ दूर करती हूँ। बट जिनके पास पावर है, या अगर मेरे पास पावर होता तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से निखार करके काम कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर्स आते ही हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हो और साथ में उसके जो बेटर हाफ है वो सर्विस में हो, उसको रोकने के लिए उसको परेशान किया जाता है। तो वो एक प्रेशर ग्रुप से लड़ना पड़ता है हमको। तो वो कहीं ना कहीं बीच में बात उठती है। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं आते हैं, हर प्रकार के ऑफर्स आते हैं, चाहे आप टिकट की बात कहिए या कुछ भी हम बोल सकते हैं। राइट। बट अभी मैंने उस बारे में इतना विचार नहीं किया हाँ, करना चाहिए या नहीं करना। राइट। सो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लाइक जैसे हमने इस पे डोमेस्टिक वायलेंस पे भी बात की, आपके पर्सनल इस पे भी बात की, तो एक एट लास्ट आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहो गृहस्थी बसाने के लिए, या कुछ चीज़ें कि आजकल जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या एट लास्ट कुछ सजेशंस देना चाहो आप ऑडियंस को? डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स पे, या मैरिजेस कर रहे हो तो सोच समझ के कि आजकल ये होता है कि मैम जो यंग जनरेशन है वो जल्दबाजी कर देती है कभी कभी, है ना, या ऐसा होता है कि आजकल एक और मैम न्यू वो आया कि लिव इन में भी आप रहोगे तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई है मैम आजकल। तो पहले तो यंगस्टर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो टर्म यूज़ करते हैं, सिचुएशनशिप है, देन बहुत सारे टर्म्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप है, बहुत सारे टर्म्स हैं। राइट। आप अगर एक रिश्ते पे चले जाते हैं तो उस रिश्ते को संजोइए। आप उस रिश्ते को इस प्रकार संजो सकते हैं कि मान लीजिए, मैं फीमेल को कहूँगी क्योंकि मैं महिलाओं से थोड़ा ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, मान लीजिए आपका झगड़ा होता है तो मायके मत जाइए, कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो मत जाइए, उससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। जो मैंने पर्सनल अपना देखा है, जो मैंने महिलाओं की परेशानी सुनी, तो मैंने गौर फरमाया कि ये परेशानी एकदम इतनी कैसे बढ़ गई। मायके जाने से ही होता है ये सब। नहीं, मायके नहीं, सुनिए मेरी बात। जैसे झगड़ा हुआ, मान लीजिए 2 लोगों में झगड़ा होता है, अब छोटी सी बात होगी, बहुत छोटी सी बात, बट वो चली गई मायके। अब वो भी ईगो में आ गया, ये भी ईगो में आ गए, तो दोनों एक दूसरे को मना ही नहीं रहे। बट अगर आप सुबह झगड़ा करते हैं और रात में भी आप लोग दिन भर में एक साथ में हैं, तो वो रात में कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई बात तो होगी। चलो ठीक है, तुम खाना ही खा लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट। बट आपका अगर झगड़ा हुआ और आपने बैग उठा के आप निकल गए,
वो रिश्ता खराब होता जाएगा। अब फिर आप कहीं और गए और वहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम पुलिस स्टेशन या कोर्ट की सीढ़ी चढ़ो, तो आप भी तैश में आके ये सब चूज करें। राइट। और इट्स बेटर कि आप वहीं रहिए और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। यस, क्योंकि मैम ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लड़ाई के बाद तुरंत मायके चली जाती हैं जो वाइफ्स होती हैं, और वहाँ से झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ बोलते हैं, सोसाइटी के लोग फिर कुछ और एडवाइस करते हैं। कि आप रिश्ता दो लोगों का होता है। मैं मानती हूँ कि रिश्ता परिवार दो परिवारों का मिलन होता है, बट पहले मिलन तो आप दोनों का है ना, तो आप दोनों को ही मिलके ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। आप 4 लोगों को बिठाइए, वकील को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, आपका रिश्ता नहीं बच सकेगा जब तक आप दोनों नहीं चाहेंगे। तो आप दोनों को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप दोनों साथ हैं तो ये ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। तो देख सकते हो आप कितनी अच्छी मैम ने टिप दी है कि कैसे आप लोग अपने रिश्ते को भी बचा सकते हो, क्योंकि मैम सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे ही काम करती है। मैम एक चीज़ और आपने बताई कि आप सेक्स वर्कर्स के लिए भी काम करती है, तो आप उनके बीच भी जाती होंगी, उनसे बातचीत भी की होगी, तो आपको क्या लगता है, मतलब किस मेंटेलिटी की होते हैं वो, मतलब क्या एक्चुअली क्यों आते हैं वो इस चीज़? पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। मैं जलगांव में पोस्टेड थी तब। ओके। तब सर पोस्टेड थे तब हमने एक भागवत कथा रखी थी, भागवत। उस भागवत कथा में मेरा मानना ये था, मैं पूजा सेक्स वर्कर से करवाना चाहती हूँ। जब मैंने वो पूजा कराई तो उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं, भगवान को माथा नहीं टेका, उन्होंने मुझे माथा टेका। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या? मैम इतना सम्मान हमें कभी नहीं मिला। वो दिन था कि मेरी आंखों में आंसू आया और मैंने कहा कि इनको तैयार तो हम ही कर रहे हैं ना, यही क्यों झेल रही हैं? इनको ही क्यों हम ब्लेम करते हैं कि ये समाज के लिए कुरीति है? तैयार तो हम कर रहे हैं, वो समाज के लिए कुरीति कैसे हो सकती है? एक महिला होने के नाते मैंने उस दिन दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इनके लिए काम करना है। तो मैं इस प्रकार से पीछे लग गई कंपनीज के पास जाके कि इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना आप इनको जॉब दीजिए। जो भी मदद लगेगी हम सब मिलके करेंगे, बट इनको आप सिखाइए और अपनी फैक्ट्री में जॉब दीजिए। वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ। अभी वो लोग फैक्ट्रीज में जॉब करती हूँ, अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रही हैं, और समाज में भी एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी जी रही है। यस। एक केस मैं आपको नागपुर का बताना चाहूँगी, जो हमारा गंगा जमुना का है। गंगा जमुना शायद कुछ बीच में पुलिसिंग के द्वारा बंद किया गया था। आप ये जानते हैं कि ये महिलाएं कुछ 100 रुपए के लिए भी काम करती हैं। तो मैंने कहा शायद मैं इनसे मिल करके, बस मैं मिलना चाह रही थी कि मैं इनकी क्या परेशानी दूर कर सकती हूँ। उस समय पे सर डीसीपी थे नागपुर। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि अब बोले कि नहीं आप डीसीपी की वाइफ हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे डीसीपी की वाइफ के तौर पे नहीं मिलने आई हूँ, मैं आपसे एक महिला के तौर पे मिलने आई हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर्स हो जाते हैं, वहाँ पे जो जितने लीडर्स थे उन्होंने एक ड्रंक फीमेल को भेज दिया था मुझे मारने के लिए, जो ऑब्वियसली सेक्स वर्कर ही थी। वो जब सामने आई तो वो चीज़ कर नहीं पाई, क्योंकि उसको लगा कि ये फीमेल काफ़ी ज़्यादा, वो एक कनेक्शन हो गया उसको, मेरी चेहरा देख के लगा कि ये काफ़ी इनोसेंट है। वो चीज़ वो कर नहीं पाई। बट आप जब वहाँ जाते हैं तो उन फीमेल्स को जब थोड़ी देर बाद हम बैठे, जब मैंने उनको समझाया कि मैं आपकी केवल परेशानी जानने आई हूँ, आपको क्या तकलीफ है और मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपको, तब वो फीमेल्स बैठे और उन्होंने बताया कि मैम हम कई प्रकार के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। मैंने कहा कितने के लिए आप कितनी इसके लिए आप काम करते? बोले मैम हम 100 रुपए के लिए भी काम करते हैं। तब मुझे लगा कि जो लोग कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो हर कोई मर्जी से नहीं करता है। राइट। कईयों की सच में परेशानी होती है, और आप देखेंगे उनके स्किन डिजीजेस हैं उनके पास में, आप साथ में शायद बैठ भी ना पाए, इस तरह की परेशानी है उनके। जिस तरह से
हाइजीनिक नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, राइट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 100% में से कहीं ना कहीं 40% महिलाएं ऐसी हैं जो सच में ग्रसित हैं या सच में उनको परेशानियां हैं, तो मेरा उनको यही कहना था कि जितनी मुझसे मदद होगी मैं आपकी करूँगी, आप इज्जतदार ज़िंदगी जिए, मैं आपके साथ में हूँ। तो मैंने उस समय भी यही बात बोली थी। मेरी माता जी मेरे साथ में थी वहाँ पर, बट मैंने उनकी आइडेंटिटी बताई नहीं थी। ओके। तो एक फीमेल ने, सेक्स वर्कर ने मेरी माँ को बोला कि इसकी माँ तो धन्य हो गई होगी जो ऐसी बच्ची को जन्म दिया। तो मैंने जब मुझसे पूछा गया कि आप ये सब किस लिए कर रही हैं, तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि जिनको वोट लेना है या जिनको टिकट लेनी है वो अपनी टिकट अपने साथ रखे, मुझे जो चाहिए था आशीर्वाद वो मुझे मिल गया। राइट। मैं किसी टिकट या किसी के लिए काम नहीं करती, मैं केवल और केवल ब्लेसिंग के लिए काम करती हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स ही काम आती है। राइट। तो मैम जो जैसे भी जो सेक्स वर्कर्स होती हैं, मतलब मोस्टली अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग, तो मैम आपको क्या लगता है, मतलब जैसे ये कुछ और भी तो काम कर सकते हैं, क्यों इस फील्ड में आ जाते हैं ये लोग? जैसे आपने बातचीत की होगी कभी। इसमें कुछ चीज़ें अंदरूनी ऐसी हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। यस। 14 वर्ष की बच्चियों को लाया जाता है। यस। असम से है, मध्य प्रदेश से है, बंगाल से भी लाया जाते हैं, लेके आते हैं। फिर देखिए मैंने आपको बोला 40% ऐसी महिलाएं हैं, बट इसमें गलत भी है। हम क्यों काम कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए? क्योंकि गलत भी है। उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। आप देखेंगे कि 12-12 साल की बच्चियां 18-20 की दिखती हैं फिर। यस। जब मैंने पता किया कि आप कुछ और काम क्यों नहीं करते, बोले मैम हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, हम कोई और काम किस प्रकार करें? हाँ, कर ही नहीं सकते। आप बताइए 12 वर्ष की बच्ची को अगर आप 18 वर्ष की बना रहे हैं और उस माहौल में दिया जा रहा है उसको, और उसको बंदिश है कि आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एकदम सही है, मैं इसके सहयोग में नहीं हूँ, बट वो जो 40% है ना, मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ से निकल जाए। राइट। सो आप देख सकते हो कि मैम ने एक रियलिटी चेक, इसको हम बोल सकते हैं कि रियलिटी जो है, ऑन ग्राउंड रियलिटी, वो हमें सुनने को मिली मैम के द्वारा, क्योंकि मैम ने उनके बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और एग्जैक्टली क्या होता है इनके बीच में, इनकी क्या मेंटेलिटी होती है, हर एक चीज़। तो ये चीज़ों का हमें भी अवेयरनेस मिली, हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास में कि क्या, क्योंकि मैम ऐसे वो मान लेते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि पुलिस वाले भी या और लोग भी ऐसे बोलते थे कि सेक्स वर्कर की बच्ची, हम इसकी, मतलब ये क्या बोला था उन्होंने कि इसके साथ तो होना ही था ऐसा। इसके साथ होना ही था। yes. क्योंकि ना एक चीज़ और है, जब मैं गई थी गंगा जमुना या बाकी जगहों पे, इनके बच्चों को कोई स्कूल में नहीं लेता। राइट। तो मैंने वहाँ से प्रश्न उठाया कि वो उसकी माँ कर रही है, बच्चों का क्या कसूर है? और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चा भी वही करेगा। तो ये जो काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आया और मंत्रियों तक और सीएम तक जब खबर पहुंची इस बारे में, तो हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने इस चीज़ पे काम भी किया और करीब 200 बच्चों को स्कूल में लिया गया। ओके। अदरवाइज इनके बच्चों को भी स्कूल में नहीं लिया जा रहा। मेरा प्रश्न है कि उनकी क्या गलती है? उनकी क्या? उनको उस नज़र से क्यों देखा जा रहा है? राइट। सो अगर आपके आसपास भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप लोग भी लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। देख सकते हैं आपको कितनी इंस्पायरिंग चीज़ें मैम ने बताई। तो मैं आप सबको यही मैम के साथ मिलकर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हाँ, आगे बढ़ो और दूसरों का भी स्टैंड लो। अगर आपको दिखता है कि दूसरा पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता या उसकी कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैम बहुत बार ऐसा होता है बहुत जगहों पे कि किसी की पुलिस सुन नहीं रही, या कोर्ट गए तो कुछ वकील नहीं सुनते कभी भी। जैसे इस तरह के अगर लोग चले गए तो कोर्ट में भी कोई इनको घुसने नहीं देता, चैम्बर्स वगैरह में या कुछ, या पुलिस स्टेशन चले गए तो वहाँ भी कोई नहीं सुनता है। तो ये बहुत, अगर मैं कोर्ट का नहीं कहूँगी, अगर आपकी पुलिस नहीं सुनती है तो आप ज़रूर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपकी संविधान मदद नहीं करे। आपकी संविधान ज़रूर मदद करता है। हाँ, कहीं ना कहीं ऊपर के प्रेशर्स होते हैं जिस वजह से आपकी पुलिस मदद नहीं करती है, बट आप रुकिए नहीं। आपके पास
बहुत तरह के पावर्स हैं, बट कोर्ट मदद ज़रूर करेगा। कोर्ट मदद करेगा, प्लस मीडिया है आपके साथ में, आप मीडिया का सहयोग लीजिए। आप उस चीज़, जैसे मेरे साथ, मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी है। मेरे को ये बोला गया कि आप सर्विस में हैं, आपका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, बट मैंने फिर भी मीडिया की मदद ली। मैंने पुलिस की मदद नहीं ली, मैंने मीडिया की मदद ली कि उन बच्चों को क्यों नहीं किया जा रहा है। ये इस चीज़ का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा मैंने नहीं सोचा राइट, बट मैंने मीडिया की मदद ली और वो चीज़ सॉल्व। राइट, तो आपको रुकना नहीं है कि हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। यस, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास संविधान है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आज का कितना एकदम हेल्दी डिस्कशन रहा है इन सब बातों पर, और एस्पिरेंट्स के लिए भी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके बारे में पता चल गया क्या क्या आपको करना है। एंड मैम, जो हमने स्टार्टिंग में एक वो पूछा था, मैं एट लास्ट वो पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने यूपीएससी कितने अटेम्प्ट्स दिए? एक ही अटेम्प्ट दिया? नहीं, एक्चुअली मैंने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं। ओके, और चारों में ही नहीं हुआ? एक्चुअली मेरा मेंस क्लियर हुआ था। अच्छा, मेंस हुआ था? यस, बट मेरा इंटरव्यू से रह गया, और फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं क्लियर कर पाई थी। फर्स्ट एंड सेकंड टाइम मेरा। तो मेंस कब क्लियर हुआ? कौन से अटेम्प्ट में? थर्ड या फोर्थ? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। उस समय पे एक्चुअली 6 अटेम्प्ट्स हो चुके थे। हमारे पहले 4 अटेम्प्ट्स होते थे, बट मैं और दे सकती थी 2 अटेम्प्ट्स, बट मुझे लगा कि शायद मंजिल कहीं और ले जाना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ और मेरे मन में मैं पर्सनल बताना चाहूँगी कि जब लोहित से मेरी शादी हुई तो मेरा यही उद्देश्य था कि मुझे आईएएस होना है। जब मैं उनकी वर्दी तैयार करती थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे हाथ में उनका बैच रहता था तो मैं कहीं ना कहीं रोने लग जाती थी कि मुझे ये गौरव मिल रहा है कि मैं अपने हस्बैंड की वर्दी तैयार कर रही हूँ, और वो ये मेरा सपना है। बट जब आप अंदर आते हैं, जब आप इस प्रकार के प्रेशर्स देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपको उससे ऊंची की चीज़ अर्जित और करनी चाहिए, तो आपको और पावर अर्जित करनी चाहिए। तो मैंने ये किया कि मेरा संवाद बहुत अच्छा है, तो मैं जनता के बीच जा करके, मुझे लगता है संवाद से बड़ी ताकत किसी में नहीं है, वो किया, और मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। इस तरह से सिलसिला चालू हुआ कि क्योंकि कहा जाता है कि जुडिशरी से बड़ी कोई पावर नहीं है, राइट। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा मन ये हुआ कि हम इतने बड़े अधिकारी हो जाते हैं, बट स्टिल हमको प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं। राइट, आप सही काम भी करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। राइट, तो मुझे वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। एक्चुअली मैं थोड़ी सी विद्रोही टाइप की। ओके मुझे ज़्यादा गलत काम बर्दाश्त नहीं होता है, मैं सत्यता पे चलने वाली लेडी। तो मैम, आपके अंदर इतने अटेम्प्ट्स दिए, डिमोटिवेशन नहीं आया कि नहीं हो रहा? क्योंकि उस टाइम तो आपका सपना कुछ और था ना, तो डिमोटिवेशन आया आपके मन में? आया ही होगा ऑब्वियसली। मेरे मन में एक्चुअली डीमोटिवेशन कभी नहीं आता है, मैं हर दिन सीखती हूँ। तो आप फेल होते थे तो आपको नहीं लगता था यार मैं निकलना था यार, इस बार कैसे क्यों नहीं निकला? ये चीज़ें होती होंगी? नहीं, एक्चुअली मुझे कभी नहीं लगा है। कि आपको कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ, मैं हर दिन सीखती हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैंने हर चीज़ सीख ली है, तो वो चीज़ गलत है। राइट। तो मुझे हर दिन गिरती हूँ, मैं हर दिन उठती हूँ, मेरे लिए हर दिन एक नया सवेरा है। तो अगर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी या मैं उस चीज़ से हार मान जाऊंगी, तो मैं हर दिन सीखूंगी कैसे? और हर एक व्यक्ति को मैं यही सलाह दूंगी कि आप परिपक्व कभी नहीं होंगे, आपको हर दिन सीखना है। हर दिन सीखना है, राइट। और जो लॉयर्स हैं उनको तो बोला जाता है कि वो लाइफ टाइम पढ़ते हैं। हम हर टाइम हमें पढ़ना पड़ता है। हर दिन हमारे लिए नया एक सीख होती है। कोई भी लॉयर पूर्णता कभी ये नहीं बोल सकती कि हाँ अब मेरी डिग्री कंप्लीट, अब तो और पढ़ाई आ गई, नया संविधान आने के बाद नया है, तो अब आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। राइट, तो आप हर दिन गिरेंगे, हर दिन उठिए, खड़े होइए और निकल पड़िए जंग में, क्योंकि हर दिन एक जंग है, मुझे लगता है ऐसा। देख सकते हैं आपकी कितनी अमेजिंग चीज़ें मैम ने डिस्क्लोज़ की और कितने अच्छे अच्छे मैटर्स मैम ने बताए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। यस, तो आप हमारे काम के लिए और हमारे चैनल के लिए कुछ 2 शब्द अगर बोलना चाहें। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, आपने देखा कि मैं पुलिसिंग से हूँ या लॉयर, मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत तो हमारी मीडिया है, खास करके सोशल मीडिया। अगर आप इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को सामने ला रहे हैं,
तो आप एक देश को संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप हर दिन लोगों से सीख सकते हैं। तो आपके जो चैनल है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। राइट। और आप बहुत अधिक ज्ञान दे रहे हैं। राइट। उससे बड़ी समाज सेवा मुझे नहीं लगता कोई और होगी, क्योंकि आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। Yes. आप सिखा रहे हैं। Right. और शिक्षा ही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक दान है जो इंसान दे सकता है और लोगों को खुशहाल जिंदगी दे सकता है। Right. तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से काम करते रहिए और इसी तरह से लोगों को अवेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा वैल्यूएबल आपने टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए, आज के यंग यूथ के लिए, और जो भी पब्लिक जनरल पब्लिक आपको देख रही है उनके लिए इतने अच्छे अच्छे आपने टिप्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।